हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों यानी कि फूल वाले पौधे, यानी जिनको आवृतबीजी पौधे कहा जाता है, उनके शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि अधलग उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं, हमने 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दोहरा या द्वि निषेचन की परिभाषा दीजिए तथा इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने पता लगाया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये 2006, 2015, 2016, 2017 में पूछा गया है। इस बार इसके चांसेस हैं 2021 की परीक्षा में पूछे जाने की, जो 2021 में हो रही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोहरा निषेचन होता क्या है। जैसे शब्द से लग रहा है दोहरा या द्वि का मतलब 2 बार निषेचन हो। जब आप लोग ने पूरे अध्याय का अध्ययन किया होगा तो उसमें देखा होगा जो एम्ब्रियो सैक होता है यानी जो बीजांड की संरचना होती है, उसमें इस टाइप का जो संरचना होता है, नीचे सिनेप्सिस होते हैं, फिर एक apparatus होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ऊपर 3 प्रतिमुख यानी एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक परागकण जो होता है, परागकण जब प्रस्फुटन करता है तो ये पराग नलिका का निर्माण करता है जिसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। अब ये जो 2 नर युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, यानी कि जो पहला नर युग्मक होगा, नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है, जायगोट बनाता है यानी कि युग्मनज बनाता है, तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है ये पोलर न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करके भ्रूण पोष बनाता है। अब यहां पे देखो जो निषेचन हो रहा 2 बार हो रहा है, एक बार नर युग्मक अंडकोशिका के साथ, एक बार नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ। तो 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जब भ्रूण पोष के साथ, जब भ्रूण पोष का निर्माण करता है द्वितीय केंद्रक के साथ नर युग्मक संयोग करता है तो ये त्रिगुणित संरचना बनाता है यानी कि ट्रिप्लॉइड संरचना बनाता है। इसे कहा जाता है त्रिसमयकन या त्रिसंलयन कहा जाता है। तो दोहरा निषेचन तथा त्रिसंलयन दोनों महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जो इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एसजी नवासिन। एसजी नवासिन ये एक वैज्ञानिक है। इन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिलियम के पौधे में सबसे पहले दोहरा निषेचन देखा था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2011, 2014, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके भी चांसेस होते हैं कि 2020-21 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। बहुभ्रूणता को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक, यानी कि बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना एक ही बीज में, एक ही बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का विकास होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है, यानी पॉलीएम्ब्रियोनिक कहलाता है। एक से अधिक बीज का भ्रूण कोष का निर्माण होना, ठीक है, इसे भ्रूण का निर्माण होना उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता। और इसको जो है सबसे पहले देखा था एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने कहाँ देखा था, संतरे में। सबसे पहले इसको संतरे में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता देखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, आभासी फल क्या है, उदाहरण लिखो तथा पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो
फल होता है, ये इसका निर्माण पुष्प में कौन सा भाग करता है? तो जो पुष्प का भाग होता है अंडाशय, यानी परिपक्व जो अंडाशय होता है, ये निर्माण करता है फल का। जो हम लोग मार्केट से फल लेकर आते हैं, धुलते हैं, फिर खाते हैं, तो उस फल का निर्माण जो जनरली होता है वो अंडाशय से होता है। परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य दल पुंज या फिर पुष्पासन के द्वारा फल का निर्माण हो जाता है, उसको कहा जाता है आभासी फल। तो सबसे पहले हमने जाना कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो परिपक्व अंडाशय फल की रचना करता है। परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अंडाशय के द्वारा ना होकर के बाह्य दल पुंज या पुष्पासन के द्वारा फल का निर्माण होता है, उनको असत्य फल, आभासी फल या मिथ्या फल कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट। इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कूट फल। कूट फल जो होता है, कूट फल भी यही आभासी फल है। कूट फल कहो, आभासी फल कहो, मिथ्या फल कहो, असत्य फल इनको कहा जाता है, या फॉल्स फ्रूट इनको कहा जाता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। 3 इसके एग्जाम्पल हैं आभासी फल के। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, दोहरा निषेचन हो गया, बहुब्रूढ़ता हो गया, और आभासी फल क्या हो गया। 2019-20 में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए क्योंकि कंटिन्यू पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए मादा युग्मकोद्भिद एक बीजाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको टर्म को देखना है। एक बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद, हमको शब्द से ही पता लगा लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है बच्चों, जब इसको हम ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे तभी हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर देखिए मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद मतलब एग सेल। एग सेल यानी कि एग ऑपरेटस, भ्रूण कोश कह सकते हो। जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आवृत बीजी पौधों में, तो आवृत बीजी जो पौधा होता है उसके भ्रूण कोश के निर्माण के समय जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, यानी कि दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, गुर बीजाणु मात्र कोशिका, ये मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 4 सेल का निर्माण करती है, जिसे टेट्राड कहा जाता है। कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पर होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से 3 जो है नष्ट हो जाती हैं और एक जो है क्रियात्मक होता है। और ये क्रियात्मक होने के साथ साथ ये इम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है, यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कोश के निर्माण के समय जब जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, यानी कि दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद 4 कोशिका का निर्माण करती है, जिनमें 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियात्मक होता है जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये यहाँ पे देखिए एक ही कोशिका है जो भ्रूण कोश का निर्माण कर रही है, इसीलिए इसको एक बीजाणु कहा गया है। एक बीजाणु से जो है विकास होता है किसका? भ्रूण कोश का, इसीलिए इसको कहा गया। जब दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, 3 नष्ट हो जाती हैं, एक क्रियात्मक होता है जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है, इसीलिए ये कहा गया है कि मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, 3 नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अपयुग्मन तथा असंग जनन पर टिप्पणी लिखो। अपयुग्मन जिसे एपोगैमी कहा जाता है, असंग जनन एपोमिक्सिस होता है। अपयुग्मन क्या होता है? यहाँ पे हमने बताया था जो एग ऑपरेटस होता है, इनमें नीचे जो है सिनेट्रिड्स होते हैं, एक एक्सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर जो है 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। तो अपयुग्मन को बोलते हैं एपोगैमी। एपोगैमी क्या होता है? जब नर युग्मक
इस जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिका के साथ निषेचन कर ले। सहायक कोशिका के साथ कर सकता है या प्रतिमुख जो यानी एंटीपोडल्स के साथ, एंटीपोडल सेल्स के साथ या सेरेजिट्स के साथ, यानी सहायक कोशिका के साथ अगर ये निषेचन करता है नर युग्मक, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं अपयुग्मन। क्या बोलते हैं? अपयुग्मन। दूसरा है असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। बिना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं असंग जनन। तो बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। बिना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नए पौधे का निर्माण हो जाना असंग जनन कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है नागफनी, नागफनी, उसके अलावा आलू, उसके अलावा धतूरा। ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल भी परीक्षा में पूछ सकता है या परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जो है अपयुग्मन और असंग जनन हो गया। ये हमारे थे 5 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परागण को परिभाषित कीजिए। परागण मतलब पॉलिनेशन। परागण जैसा कि शब्द से लग रहा है, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागण। ठीक है, पॉलिनेशन। अब ये कई माध्यम से होता है, जल के माध्यम से भी होता है, वायु के माध्यम से भी होता है और कीटों के माध्यम से भी होता है। हालांकि वो चर्चा हमारा नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है परागण को परिभाषित कीजिए, तो सीधा सा सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागण क्रिया। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जल परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखो। यहाँ पे देखा आपने बताया ना कि जल परागण क्रिया जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जल परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल परागण, ये जल परागण 2 प्रकार से होता है। एक जल के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें परागण, और जो जल के सतह पर पौधे होते हैं उनमें परागण। तो जो जल के अंदर होता है उसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोगैमस। इस प्रोसेस को कभी कभी पूछ सकते हैं, इनके नाम से दे सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं नयास और सिरेटोफिल्लम। ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। सिरेटोफिल्लम और नयास ये हाइपोहाइड्रोगैमस हैं जो जल के अंदर होते हैं, और जो जल के सतह पर होता है उसे बोलते हैं एपीहाइड्रोगैमस। एपीहाइड्रोगैमस बोलते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है वेलिसनेरिया और दूसरा है हाइड्रिला। हाइड्रिला है जो जल की सतह पर जो है जल परागण होता है। जल परागण क्या होता है? जल के द्वारा पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं जल परागण। ये 2 प्रकार होता है, हाइपोहाइड्रोगैमस जो जल के अंदर होता है, नयास और सिरेटोफिल्लम। एपीहाइड्रोगैमस का मतलब क्या होता है? जो जल की सतह के ऊपर होता है, जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अनिषेक जनन तथा अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं। ये 2020 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण होना। बिना निषेचन के भ्रूण या बीज का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं धतूरा और आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं। बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है।
इसको अंग्रेजी में पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है नींबू, अंगूर, केला, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं। नींबू, अंगूर और केला, दो एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, नींबू, अंगूर और केला। अगला क्वेश्चन है, दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो हमने बताया था कि भ्रूणपोष कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो 8 केंद्र की और 7 कोश की संरचना होती है, ठीक है, उसमें होता है भ्रूणपोष, जो बीच में होता है। द्वितीय केंद्रों को नरयुग्मक के मिलने से, संयोग करने से बनता है। तो जो एग सेल यानी कि अंडकोश का नरयुग्मक के मिलने से क्या बनता है, भ्रूण। तो भ्रूण जब विकास कर रहा होता है तो उसको यानी कि जो इंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दो बीजों के नाम लिखिए। तो दो बीज जैसे कि इसमें दालें हो गई, है ना, चना हो गया, मटर हो गया, या फिर आप दालें लिख सकते हो, दालें। उसके अलावा सेम भी होता है, ठीक है। इनमें सब में क्या होता है, भ्रूण के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष का इस्तेमाल विकासशील भ्रूण उसको कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अभी तक 2009 पूछा गया, इसके पूरे चांसेस है 2020-21 की परीक्षा में पूछे जाने की। तो जब लघु बीजाणुधानी यानी कि लघु बीजाणुओं का जब निर्माण होता है, उसमें सबसे भीतरी परत जो परत होती है उसे टेपिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। अगर आपने लघु बीजाणु जनन नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप उसको देखिए। जो सबसे निचली परत होती है उसे टेपिटम कहा जाता है, और टेपिटम का कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। जो विकसित हो रहे परागकण हैं, पराग कणों क्या करना, पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सरस फल के 2 लक्षण लिखो तथा आम की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो सरस फल होते हैं यानी कि जिनमें रस होता है, उनके 2 लक्षण। सबसे पहला लक्षण होता है ये स्फुटनशील होते हैं, यानी कि ये स्फुटनशील होते हैं, यानी ये फटते नहीं, अपस्फुटनशील होते हैं, तथा ये गूदेदार होते हैं, और इनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो 3 भागों में बटी होती है। इनकी जो भित्ति होती है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति, यानी कि एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प में बटी होती है। तो हम आपको खड़ी काट का चित्र बना के बता दे रहे हैं आम का। ये पूछा गया है 2020 की परीक्षा में। जैसे मान लीजिए ये आम है, इस तरीके से ये 3 भागों में बटा होता है। अंदर तो सीड होता है, इसे बोलते हैं बाह्य भित्ति, यानी कि इसको हम बोलते हैं एपिकार्प। इसे बोलते हैं मीजोकार्प। और इसके ऊपर भी एक कवर होता है सीड के ऊपर, जिसमें हल्के हल्के रोए टाइप के स्ट्रक्चर होती हैं, इसको कहा जाता है इंडोकार्प। और ये क्या है, सीड है। यह है आम की जो है खड़ी काट का चित्र। सबसे ऊपर एपिकार्प, फिर मीजोकार्प, फिर इंडोकार्प, फिर सीड। मीजोकार्प जनरली हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एक बार भी नहीं समझ में आया उसको फिर से आप वीडियो देखिए। 11 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तैयारी करने के लिए। थैंक यू।